वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में ये आपको अवगत कराया है कैसे किसी का सेकंड और किसी का इनवर्स निकाला जा सकता है। आज के हमारे इस वीडियो में देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस सारणिक की ये लास्ट एक्सरसाइज है। इस लास्ट एक्सरसाइज में ये दिया है कि कोई समीकरण आपको दी जाएंगी, उसमें ये पूछा जाएगा कि इन समीकरणों को आप सारणिक या आव्यूह विधि के द्वारा इनको आप हल कीजिए। दूसरी बात इसमें यह भी पूछी जा सकती है कि निकाय का हल संगत है अथवा असंगत है। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूं बिना देरी के। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको कोई एक मैट्रिक्स गिवन है इस प्रकार से, यानी कोई आव्यूह आपको दिया गया है, तो मैंने बताया था कल आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सबसे पहले सारणिक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके सभी सेकंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? सेकंड। सेकंड निकालने के बाद जैसे A11 है, A12 है, इस प्रकार से आप इसके सारे सेकंड निकाल लेंगे। और निकालने के बाद फिर हमने आपको दूसरा बताया था कि कोई एक मैट्रिक्स बना लेंगे। उस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट आएंगे यानी जो सेकंड आएंगे, उन सेकंडों के द्वारा एक हम आव्यूह बना लेंगे, ठीक है। तो बेटे जैसे माना ये भी जो भी सेकंड अभी आएंगे, तो वो माना इस प्रकार से आपको एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट निकालना होता है तो सी डैश। डैश का मतलब इसका परवर्त आव्यूह, यानी 4 3 5 6। देखिए भैया स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, है क्या, जो रो है उनको आप कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत सिंपल है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। टेंशन जाएगी पेंशन लेने, बस आप हमारे साथ बने रहिए, और कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए देखिए, अब आपको इनवर्स चाहिए। इनवर्स क्या होती है? मैंने कहा इस सारणिक की जो डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू निकाल के, और ये यही इस प्रकार से जो भी आया है एडजॉइंट, यहां आप एडजॉइंट लगा दें, या आप जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो यहां मान लीजिए 10 आती है, तो ये यहां लगा के इस प्रकार से आप इसे, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में अवगत कराया। मैं देखिए आपको रेगुलर वीडियो एक सिस्टमेटिक करा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चे की पढ़ाई अगर बाय द वे किसी भी रीजन से वो स्कूल नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसकी जो पढ़ाई है वो विधिवत मिलती रहे। ऐसा ना कि आज कुछ मिल गया कल कुछ मिल गया, ऐसा नहीं है। तो चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आव्यूह दिया है तो सबसे पहले उसे सारणिक में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड निकालेंगे, सेकंड से एक आव्यूह बनाएंगे, फिर एडजॉइंट मैंने कहा था सी डैश, और उसके बाद ये इनवर्स निकालेंगे। ये इसका एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा था, इसका ये इंट्रोडक्शन है। इस प्रकार से आपको अब जो आज की एक्सरसाइज है उसमें ये दिया गया है कि कोई समीकरण है उनको आव्यूह विधि द्वारा हल कीजिए, यानी x y z के मान बताइए। जैसा कि आप अपने हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल में जो आपको दिया जाता था, हाई स्कूल में था हमारा कि भैया कोई 2-4 रैखिक समीकरण है उनको हल कीजिए। तो उसमें हम आपने देखा होगा एलिमेंट्री मेथड जो एलिमिनेट करके निकालना था, या सबस्टिट्यूट करके निकालना था, जिसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि या दूसरे का नाम विलोपन विधि कहते थे। तो अब इंटरमीडिएट में आपसे कहा जा रहा है कि समीकरण तो वही है, बस हल करना है आपको आव्यूह विधि से, ठीक है। तो मैं अभी आपको इसमें समझाऊंगा आव्यूह विधि से कैसे हल किया जाता है। या चलिए मैं आपको स्टार्ट करा लेता हूं। एक एग्जाम्पल के बतौर क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन बाद में लूंगा, पहले एग्जाम्पल के बतौर मैं आपको समझाना चाहूं। जैसे मान लीजिए 2x + 5y = 8 है, एक माना x - y = 4 है। ये दो समीकरण आपको दी जाएंगे। इनको हम हाई स्कूल में जो हल करते थे तो कैसे करते थे बेटा? इन्हें हल कर लेते या तो फिर प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से। अब हमको सारणिक विधि द्वारा इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इनको आव्यूह रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखेंगे? आव्यूह रूप में लिखने पर, जब आव्यूह रूप में आप लिखेंगे तो इस प्रकार से आप 3 आव्यूह बना लेंगे। पहला आव्यूह, इसमें जो गुणांक है ये गुणांक आव्यूह होता है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 1 और यहाँ -। इस वाले आव्यूह में जो हमारा वेरिएबल है, x है, y है, z है, जो भी है वो हम रख लेंगे। इस सामने वाले को कांस्टेंट को यहां ले आते हैं, ठीक है।
उसके बाद बेटा इसको हम a मानते हैं, इसको x मानते हैं, इसको b मानते हैं। ठीक है, ये गुणांक का अवयव है, इसमें आपको वेरिएबल्स है, इसमें ये सामने वाला जो कांस्टेंट है। फिर हम x बराबर अगर a इसके नीचे ले आए तो b बटे हो जाएगा। जब a को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स, यानी ये इसको हम ले सकते हैं इनवर्स b। ये एक रिलेशन है, इसके द्वारा ही किसी समीकरण को आव्यूह विधि से हल किया जा सकता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी ये बताया था, फिर मैंने कहा था जो आव्यूह है, जैसे आपको ए दिया जाए, ये जब यहां दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ये यही मान लीजिए ये 2 है, 5 है, 1 है, -1 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर यहीं से शुरुआत करेंगे, साढ़े निकालेंगे, साढ़े निकालेंगे, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर सेकंड निकालेंगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर आप इनवर्स निकालेंगे। उस इनवर्स को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इनकी मल्टीप्लाई करके हम x के बराबर जो आव्यूह है आपको उससे इक्वेट करा देंगे। इक्वेट कराने के बाद यानी तुलना कराने के बाद हमको x और y और z के मान आ जाएंगे। तो मैं ये क्वेश्चन नहीं है, इसकी एक समरी समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसमें एक प्रॉब्लम और भी है। वो क्या है, इसमें ये कहा गया है कि ये निकाय का हल जो सिस्टम है, देखिए निकाय क्या होता है, हम इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। सिस्टम मतलब निकाय, जब दो लोग इकट्ठे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टम। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो दीज आर द सिस्टम। अगर मान लीजिए मैं अकेले बैठ के कहीं पढ़ रहा होता या अपने आप को कुछ कर रहा होता, दीज आर नॉट ए सिस्टम, तो वो सिस्टम नहीं है। सिस्टम किसे कहते हैं, जब हम अपने बैच में बैठे होते हैं तो स्टूडेंट्स होते हैं, हम होते हैं, तो जब हम पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, दीज आर कॉल्ड कोचिंग, तो कहते हैं साहब कोचिंग सेंटर चल रहा है। अगर मान लीजिए बच्चे अकेले बैठे तो दीज आर नॉट कोचिंग, या हमको कोई नहीं कहता ये सब टीचर अकेले बैठे होते। तो सिस्टम किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक चीजें होती है उन्हें सिस्टम कहते हैं। तो ये दो जो समीकरण हैं उनको आपस में जब हल करना है, यानी सिस्टम है, उसको हिंदी में निकाय कहते हैं। निकाय को हल करना किस विधि से, आव्यूह विधि से। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है कि कोई जो समीकरण दी जाएंगी उनको आव्यूह रूप में लिखेंगे, फॉर ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखेंगे, फॉर x फॉर्म में, फिर a जो आएगा इस हिसाब से सारे करते हुए इनवर्स निकाल लेंगे। उस इनवर्स की वैल्यू को यहां रखेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद x से उसे बराबर करा के x y z के मान आ सकते हैं। लेकिन क्या एक समस्या हमको कहा निकाय का हल संगत है या असंगत, मतलब निकल सकता है या फिर नहीं निकल सकता, ये समस्या है। तो देखिए आपने देखा इस क्वेश्चन में हमें ए इनवर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ए इनवर्स में आप यहां देख पा रहे हैं, इनवर्स बराबर एडजॉइंट अपन मॉड है, यानी कि आपको जो डिटर्मिनेंट ए है उसकी वैल्यू पर ध्यान देने की जरूरत है। बेटा अगर ये 0 हो गई तो एडजॉइंट अपॉन 0, जैसे यहां पर इनवर्स निकालना होता, अगर ये एडजॉइंट अपॉन 0, इट मींस जब 0 आ गया इसका मतलब हम यहां ए इनवर्स को ज्ञात नहीं कर सकते। वी डू नॉट फाइंड आउट हियर ए इनवर्स। जब इनवर्स नहीं निकलेंगे तो फिर भैया इसमें मान कहां से लगाएंगे। अब मान नहीं लगाएंगे तो फिर एक्स वाई जेड के मान नहीं निकलेंगे, मान नहीं निकलेंगे, इसका मतलब निकाय का हल संगत नहीं है। तो पहले जो क्वेश्चन आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं उनमें पूछा है निकाय का हल संगत है अथवा असंगत है, तो उसमें हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले समीकरण बनाएंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, उस समीकरण ए बी जो भी जिससे आप डिनोट करना चाहें, उसके बाद हम उसको डिटरमिनेंट उसकी निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट 0 आ रही है तो हम कह सकते हैं इसमें इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस निकाय का हल संभव नहीं है या निकाय का हल संगत नहीं है, और संगत नहीं है तो फिर ये क्या है, असंगत है। समझ रहे हो? तो देखिए होता कुछ नहीं, मेरी बात समझ रहे? अगर परेशानी कैसे कहते हैं, जब किसी को दूर से देखते हैं तो लगता है कि परेशानी है, पास आने कुछ और लगता है। तो बस आपको बहुत ज्यादा इसमें मतलब ये टिपिकल टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो अब आपको मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी कि इनवर्स कैसे इनवर्स को मतलब निकाय का संगत असंगत, उसको सबसे बढ़िया चीज क्या है, मतलब सबसे पहले उसको जो डिटरमिनेंट फॉर्म लिखेंगे, अगर उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो आप कहना इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, था निकाय का हल असंगत है, और 0 नहीं आती है तो निकाय का हल संगत है। तो पहले क्वेश्चन आपको जो गिवन है उसमें ये पूछा है कि निकाय का हल संगत है अथवा असंगत है। तो शायद मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूं, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। क्वेश्चन मैं आपको अब स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या बताया, x प्लस
इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। चलिए समीकरण इसको 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब बेटा क्या लिखें, समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर, लिखते हैं हम आव्यूह रूप में। आव्यूह रूप में जब लिखेंगे तो अब इसको आप इस प्रकार से यहां डिनोट करा दीजिए। चलिए ऐसे करके लिख दीजिए, पहले क्या 1 2 2 3 और यहां लिखिए x है, y है, यहां आप लिखिए 2 है और 3 है। दिस इज कॉल्ड ए एंड दिस इज x और ये होगी b। तो सबसे पहले ए देखते हैं। ए बेटा कितना है आपका 1 2 2 3। अब इसको जब डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगी तो ये 1 2 2 3, इसकी जरा वैल्यू आप निकालिए। वैल्यू 1 3 जा 3 एंड -4 इट मीन्स -1। ये वैल्यू कितनी आ गई -1। जब वैल्यू -1 है इसका मतलब है इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते। जब इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं इसका मतलब अतः निकाय का हल, निकाय का हल कैसा है, संगत है। ठीक है बेटे, यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। तो पहले जो क्वेश्चन आपको 6 दिए गए हैं उनमें से पूछा है निकाय का हल संगत है अथवा असंगत है। मैंने आपको बहुत कोशिश की समझाने की, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो प्रिय छात्रों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, बोलना। एक जस्ट मिनट, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस जी इक्वल टू 4। समीकरण 1 और समीकरण 2 यहां लिखें। समीकरण 1 व 2 को आव्यूह रूप में लिखने पर, एक तो ऐसे बराबर का साइन यहां आ गया। क्या है बेटा, यहां 2, यहां क्या लिखा है -1, यहां 1 और यहां 1, यहां x, यहां y, यहां 5 और यहां 4। इसको ए कह सकते हैं बेटा, इसको x, इसको b। हमने क्या बताया कि जिसका ए इनवर्स निकल सकता है उसके निकाय का हल पॉसिबल है, संगत है, और नहीं निकलेगा तो फिर असंगत है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप ए लिखते हैं। ये कितना है, 2 है, -1 है, 1 है और फिर 1 है। इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा जाए तो इसको सीधी लाइनें हो जाती हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में। ये 2 है, -1 है, 1 है और फिर 1 है। इसकी वैल्यू निकालिए तो 2 माइनस 1 प्लस 1 हो गया यानी 3। तो यहां लिख सकते हैं इनवर्स, क्या लिखना है बेटा, यहाँ ये इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, किया जा सकता है, अतः निकाय का हल कैसा है, संगत है, संगत है। यहां तक दिख रहा है बेटे, समझ में आ रहा है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा, x प्लस 3y 5, 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। ठीक, कोई बात नहीं बेटे। देखिए समीकरण 1 व 2 से आव्यूह रूप में लिखना है वही। यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 3, कुछ नहीं तो 1 होता है। यहाँ 2 है और यहाँ 6 है और एक जस्ट ए मिनट, यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ x और यहाँ y, यहाँ क्या होगा 5 और 8। अब बेटा इसको a कह सकते हैं, इसको x और इसको आप b कह सकते हैं। ठीक है बेटा, a बराबर कितना है आपका 1 3 2 6। इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो बेटे ये 1 3 और 2 और 6, इसको ओपन करा दीजिए। 1 6 जा 6 माइनस 2 3 जा 6, इट मीन्स 0। जब ये 0 आ गया इसका मतलब कि
इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते, अतः ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते हैं तो निकाय का हल कैसा है? असंगत है। कैसा है बेटा? असंगत है। ये क्वेश्चन और बोल दीजिए इसी में का, 4 हो जाएंगे, 2 बाकी छूट जाएंगे, कोई बोल दीजिए इसमें से। जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जी बराबर 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z, जी बिल्कुल, जी ए एक्स ए वाई 2az, कोई नहीं, इसमें सब जगह ए आ रहा है ना, ऊपर 1 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जरा आप गौर फरमाएं कि पहले ए निकाल लें। या सारे ग्रुप में लिखना जरूरत भी नहीं है, पहले ए आपको मालूम है, ए निकाल लीजिए सीधा सीधा। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1, ये 1 1 हो गया, ये 2 3 2 और ए और ये कितना है 2 ए है जी। चलिए ये बात ठीक है, इसको आप सारे ग्रुप में आप लिख सकते हैं, 1 1 1 2 3 2 और ये हो गया ए और 2, ठीक है। यहाँ देखिए 2 लिखा बेटा, 2az, और ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप निकाली, इसे ओपन करा लीजिए, 1 बाहर, 3 दूनी 6 माइनस 2a, 1 बाहर, पहले प्लस फिर माइनस, इसे कराइए 4a माइनस 2a और यहाँ प्लस 1 बाहर है, ये हो जाएगा 2a माइनस 3a। ये 1 है बेटा, यहाँ 4a रह गया, यहाँ 1, यहाँ 2a रह गया, यहाँ 1 और यहाँ रह गया माइनस a, तो ये 4a हो गया, ये माइनस 2a हो गया, माइनस a बराबर आपका बचा a। आ रहा है 0 नहीं, इसका मतलब क्या है बेटा, ए इनवर्स यहां लिख सकते हैं आप, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते, जब कर सकते हैं, ठीक है, तो निकाय का हल कैसा है? संगत है। तो शायद डियर स्टूडेंट्स मैं आपको अभी समझा पाया कि निकाय का हल संगत है या असंगत नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक आव्यूह ज्ञात कर लें, ज्ञात करने के बाद जो कोफिशिएंट है उनके द्वारा एक आव्यूह बना लेंगे और उस आव्यूह की वैल्यू निकालेंगे। निकालने के बाद अगर वो नॉन जीरो आती है, इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, इसका मतलब निकाय का हल संगत है। अदरवाइज अगर जीरो आती है तो यू डू नॉट फाइंड आउट इनवर्स, देन यू कैन से दैट कि निकाय का हल कैसा? असंगत है। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स फिर स्टार्ट करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्या है? आव्यूह विधि द्वारा इन समीकरणों को हल करें। जब आपको हल करना है तो आपको केवल डिटरमिनेंट, मतलब केवल नहीं निकालना उसका जीरो, आगे इनवर्स ज्ञात करना है, उसके बाद आप ज्ञात कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन है बेटा 5x हाँ 7x प्लस, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि आव्यूह विधि द्वारा हमको हल करना है, हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो चलिए हम इस विषय में आते हैं। समीकरण 1 व 2 को आव्यूह रूप में लिखने पर, क्योंकि यहाँ ये 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है और यहाँ 3, यहाँ पर x और y, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 और 5। इसको a कह सकते हैं बेटा, इसको 1 मिनट, इसको x कह सकते हैं और इसको आप भी। ये बराबर बेटा कितना आ रहा है?
ये 5 है, ये 2 है, ये 7 है और ये 3। इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखिए तो 5 2 और 7 3। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। 5 3 15 माइनस 14 बराबर हो गई आपकी 1। इसका मतलब इन्वर्स तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा है कि इन्वर्स संभव है या नहीं है, और इसमें ये पूछा है कि आप उनके हल करना है। तो हल करने के लिए हमने आपको बताया था कि आपको इन्वर्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसके क्या लिखते हैं हम, सभी सैखंड लिखने पर सभी सैखंड लिखते हैं। तो पहला क्या, A11। जब 1 1 आया तो यहाँ प्लस हो जाएगा और पहली रो पहला कॉलम तो 3 रह जाएगा, यानी ये वैल्यू आपकी 3 होगी। A12 माइनस रहेगा, 1 और 2 ये 7 रह जाएगा, यानी माइनस के 7। A21 तो फिर माइनस, ये 2 और 1 तो 2 रह जाएगा, यानी -2, और ये 2 2 ये प्लस हो जाएगा, और 2 2 है तो ये 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 2 प्लस हो जाएगा तो ये 5 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि सभी सैखंडों से बना आव्यूह। सभी सैखंडों से आप एक आव्यूह बना लीजिए। आव्यूह, इसको कोई नाम दे लीजिए, सीधे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, 3 है, -7 है, -2 है और 5 है। आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी चीज ये है कि इस एक्सरसाइज में अगर आपने कर ली तो इससे इन्वर्स भी निकल सकता है, एडजॉइंट भी निकल जाएगा, यानी पूरी सभी एक्सरसाइजों का समावेश इसके अंदर है। चलिए एडजॉइंट निकालते हैं। तो सी पे डैश करेंगे तो क्या होगा, 3 -7 -2 और 5। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालते हैं। तो बेटा इनवर्स बराबर होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और आपका एडजॉइंट आया है 3 -2 -7 और 5। 1/1 से कोई दिक्कत नहीं है, 3 -2 -7 और 5, ये इनवर्स हो गया। आपका जो फॉर्मूला है AX बराबर B, AX इज इक्वल टू B, इसे आप X बराबर A इनवर्स B का नाम दे सकते हैं। X की वैल्यू क्या है, XY है, A इनवर्स की 3 है, -2 -7 और 5, और B की वैल्यू है बेटा 4 और 5, 4 और 5। चलिए XY कराते हैं, इसकी गुणा इस प्रकार 3 चौक 12 -10, इसकी इसमें कराइए तो 7 चौक 28, माइनस का हो जाएगा प्लस 55 25 हो जाएगा। 1 मिनट, इस प्रकार देंगे 3 चौक 12 5 दूनी 10, ठीक है, -7 चौक 28 55 25, ठीक, बिल्कुल ठीक है। XY और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ रह जाएगा -3। जब इसकी आप कंपेयरिंग करेंगे तो x की जगह क्या हो जाएगा 2 और y की इक्वल हो जाएगा -3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आप तुलना कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि वीडियो समझ में आया होगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं फिर अपने एक नए क्वेश्चन पर। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, ये क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल है, लेकिन ये याद रखिएगा हर बार आएगा। बिल्कुल समझौते मत कर लीजिएगा भाई, पता चले सब व्यवस्था खराब हो जाए। हर बार आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से देने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन बोलना बेटा क्या है, x - y + 2z 3x + 4y - 5z, ये माइनस, फिर 2x - y + 3z 12। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। यहाँ लिखिए समीकरण को आव्यूह रूप में
लिखने पर एक यहाँ इस प्रकार से बना ली, थोड़ा सा बड़ी, क्योंकि 3 बाई 3 की बनेगी, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल घबराए ना, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। यहाँ एक, यहाँ कितना है -1, यहाँ कितना बेटा 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ -5, यहाँ 2, यहाँ यहाँ कितना लिखा है -1, और यहाँ लिखा है आपका 3। यहाँ x y और z, यहाँ है 7, -5 और 12। दिख रहा है बेटे? सही लिखा है? जरा ध्यान दे लीजिए, कोई मिस्टेक अगर क्वेश्चन में एक रह गई तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, ये याद रखना है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, बट ये एक प्रॉब्लम करती है, एक वर्ड गलत पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो इसको हम ए कह सकते हैं, इसको एक्स और इसको बी कह सकते हैं। ये कितना है बेटा? 1, -1, 2, 3, 4, -5, 2, -1 और 3। इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दें, ये क्या हो जाएगा? 1, -1, 2 और 3, 4, -5, 2, -1 और 3। ओपन करा दें, यहां तक तो सीन हो रहा है। चलिए, यहां नहीं दिख रहा है, ऊपर आना पड़ेगा। चलिए ओपन कराते हैं इसको। देखिए, एक बाहर ब्रैकेट लगाइए, 4 3 12, माइनस 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 प्लस, और फिर -5 1 5, अब माइनस, लेकिन यहाँ फिर प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसमें प्लस बना लीजिए इस प्रकार से, 3 3 9, 3 3 9 माइनस, और माइनस का हो गया 10, तो ये हो गया प्लस का 10। इसके बाद फिर प्लस होता है, 2 बाहर है, फिर ब्रैकेट है। अब ये 2 बाहर है तो -3, और माइनस आपका हो जाएगा 2 चौक 8, यहाँ 1 है, यहाँ बचा 7, यहाँ 1, ये हो गया 19, ये 2, और ये हो गया 8 और 3 11, 7 19 -22। हाँ, 19 7 कितना हो गया बेटा? 26 -24, यानी आपका रह गया 4। ठीक है, चलिए अब आपका ए आ गया। अब क्या आपको क्या लिखना है? सेकंड। क्या लिखिए? ए के सभी सेकंड लिखने पर, सेकंड लिखते हैं हम लोग। ए 1 1, 1 1 तो प्लस आएगा, 1 2 तो माइनस आएगा, और 1 3 तो फिर प्लस आएगा, और यहाँ ए 2 1 तो फिर माइनस आएगा, और ए 2 2 तो फिर प्लस आएगा। दिख रहा है यहाँ तक? और नीचे नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम क्या हुआ? 4 -5 -1 और 3। पहली रो पहला कॉलम 4 -1 1 -3। अब है पहली रो दूसरा कॉलम 3 -5 3 -5 2 और 3 2 और 3। पहली रो तीसरा कॉलम तो आएगा 3 4 3 4 2 -1। दूसरी रो पहला कॉलम तो -1 और 2, दूसरी रो पे -1 और 2 -1 और आपका 3। ठीक है, -1 और 3 हो गया। अब है दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 2, यहाँ 1 है, यहाँ 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 और 3 2 और 3। इन्हें खोल दीजिएगा, प्लस बाहर है, 3 चौक 12 माइनस 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 प्लस प्लस 5 बराबर हो गया 17। माइनस बाहर है, 3 3 9 माइनस 5 दूनी 10, प्लस के 10 हो जाएंगे, और ये माइनस का 19। इसके बाद -3 और -8
बराबर माइनस के हो गए आपके 11। ठीक है, या मैं समझता हूँ कुछ मिस्टेक नजर आ रही मुझे। पहली रो पहला कॉलम 4 -5, ठीक, 1 मिनट, 4 3 12 -5 माइनस फार्मूले में होते हैं, तो फिर माइनस हो गया, कितना बचा यहाँ 7 बचा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, सब गलत हो जाएगा, एक लाइन गलत तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। अब आपका रह गया माइनस का 3 माइनस, और ये माइनस पहले हो गया, +2 -1 बचेगा, 1 माइनस बाहर है तो ये प्लस का 1, 3 एकम 3 -4 बराबर रह जाएगा आपका -1। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग इस पे चलेंगे, A23 23 मतलब माइनस, जब 23 है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 और 3 तो 1 -1 1 -1 और 2 3 2 -1। अब ये माइनस बाहर है, ये -1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो ये 1 बचेगा, लिहाजा ये -1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद लेने 3 1, तीसरी रो पहला कॉलम, तो ये 3 1 मतलब प्लस, और A32 मतलब माइनस, A33 मतलब प्लस। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं, अगर ये 3/3 का बनता है तो आप अल्टरनेटिव प्लस माइनस ले सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए तीसरी रो पहला कॉलम 1 -2 1 -2, तीसरी रो पहला कॉलम 1 -2 4 और माइनस का 5, तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 2 1 2 3 -5। अब ये होगा तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 -1 और हो जाएगा तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 -1, नहीं सॉरी, तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 -1 है, यहाँ क्या आएगा 1 -1 3 और 4। ठीक है, देखिए कहीं मिस्टेक ना हो जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये 1 1 1 1 1 हो जाएगा, 4 -5 1, तो ठीक है। ये 2 1 2 1 1 -2 -1 3, ठीक है, 2 2 1 2 2 3 बिल्कुल सही है। ये 3 2 1 -1 में 1 मिनट 2 3 है, ये 2 और 3 तो 1 -1 2 -1 सही लिखा है, 3 1 1 -1 3 1 -1, क्या हो रहा है ये 3 और 1 1 -2 4 और 5 -1 2 है, गलत हो गया भाई, -1 गलत हो गया, यहाँ पर -1 क्या हो रहा है देखिए, तीसरी रो और पहला कॉलम -1 2 4 एंड -5, तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 2 3 -5 3 3 1 -1 3 एंड 4। ठीक, जरा सी मिस्टेक इस क्वेश्चन को खराब कर देती है। ये 5 हो गया, -4 दूनी 8 बराबर -3, माइनस बाहर है यहाँ -5 हो गया, -6, ये -11 हुआ, -11 बराबर +11 हो जाएगा, ये आपका 4 माइनस 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 +3 हो जाएगा, बराबर आपका 7 हो गया। अब लिखेंगे ए के सभी सह खंडों से बना आव्यूह, यानी सभी खंडों से एक आव्यूह बना लीजिए, उसको कोई नया नाम दे दीजिए सी। ठीक है, क्या क्या है बेटा,
7 माइनस 19, 7 माइनस 19 और आपका माइनस के 11, 1 माइनस 1 फिर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है माइनस के 3, 11 और 7। अब आपको एडजॉइंट ए चाहिए, उसी पे डैश लग जाएगा। जब डैश लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 7 माइनस 19 माइनस के 11, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस के 3 हो जाएंगे और 11 और 7। ये आपका हो गया एडजॉइंट। यहाँ पे है जगह बेटा, लिख लें, आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या ऐसा करिए 1 मिनट, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा और लेने के बाद फिर मैं इसको यहीं कराता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक एडजॉइंट आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए देखिए, थोड़ा हम कोशिश करते हैं यहीं इस क्वेश्चन को करा दिया जाए। देखिए है क्या, यार गौर करेंगे आप लोग। अब आपको निकालना है ए इनवर्स। क्या होता है, 1/mod A इंटू एडजॉइंट है। तो ए इनवर्स चाहिए। 1/mod A कितनी, 4 है, 1/4 और एडजॉइंट का मान है 7 माइनस 19 और माइनस का 11, 1 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस का 3, 11 और 7। ये इनवर्स आ गया। आपके पास हमने फार्मूला बताया था ए एक्स बराबर बी, ए एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर कितना हो गया, ए इनवर्स बी। एक्स कितना है बेटा, एक्स वाई और जेड। ए इनवर्स कितना है, 1/4, 7 माइनस 19 माइनस 11, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3, 11 और 7। और आपका बी दिया है, बी कितना है बेटा, क्वेश्चन मिट गया, सामने वाला बोलना बी कितना था, देखना जरा बुक में। 7 12 ये था बी। चलिए कोई नहीं। अब यहाँ देखिए एक्स वाई और जेड, 1/4 तो यहाँ है, इसकी गुणा ऐसे करेंगे तो एक एलिमेंट 7 सत्ते 49 माइनस का 5 और 12 तियां 36। ठीक है, अगला इसका कराइए, ये तो बड़ा लंबी गुणा होगी, 7 के कराइए, 7 ने 63 के 3 और 7 और 6 13, तो माइनस का हो गया 133। इसमें कराइए +5 और 11 गुणा 12, 12 धाई 120 और 100 हो गया 132। ठीक है, इसकी इसमें करा ली, इसकी इसमें हो गई, फिर ऐसे करें -11 37 77 प्लस का 5 और 12 सत्ते कितना हो गए, 84 बेटा। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप। चलिए इधर मिटा के इधर लिख देता हूं मैं, हो चुका है क्वेश्चन। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, वैसे मैंने बड़ा ध्यान देने की कोशिश की है कि कहीं मिस्टेक ना हो, फिर भी आप देख लीजिए। यहाँ है एक्स बाई जेड 1/4। अब देखिए बेटा, ये -49 है और माइनस के कितने हो गए, ये 36 और 5 41, यानी 49 माइनस 41। यहाँ देखिए -133 है और ये हो गया 5 इधर ले आइए, 100 कितना हो गया 37 प्लस का 137 और ये 5 इसमें जोड़ दीजिए तो -77 प्लस, ठीक है 89। यहाँ फिर आ जाइए एक्स बाई जेड 1/4, ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 8 और ये बचा आपका 4 और यहाँ कितना रह गया बेटा 12। लल्ला जब किसी से मल्टीप्लाई होती है आव्यूह में तो सभी एलिमेंट होते हैं, 8/4 इट मीन्स 2, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 3।
अब इसकी तुलना करने पे यहाँ लिख सकते हैं आप, तुलना करने पर x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर आपका 3, यही आपका आंसर है। तो मैं समझता हूँ, अब इसका पहले तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैं समझता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन मैं और आपको कराऊंगा, क्योंकि मैं इस पूरी एक्सरसाइज के वो सारे क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जिस पर बेस्ड इस पर पूरी एक्सरसाइज है। कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो छूट जाए आपका। तो स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हम इसी क्रम में अब आगे बढ़ाते हैं। अब इस क्रम में आगे बढ़ के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मैंने वो सारी क्वेश्चन कराए हैं जो इस परीक्षा में आने की संभावना है, या फिर हम ये कह सकते हैं इस एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप नहीं कर सकते। मैं केवल सिमिलर क्वेश्चन को ड्रॉप करा देता हूँ कि थोड़ा आप भी रिवीजन करिए। उसके बाद अगर यदि नहीं आता है, देन यू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर सवाल का जवाब दिया जाए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। क्या है बेटा पढ़ना? पढ़िए। 4 किलोग्राम प्याज। अब देखिए, बड़ा मामला गड़बड़ है। माना 1 किलो प्याज का जो मूल्य है वो मान लीजिए हमने 100 रुपए। माना 1 किलो प्याज का मूल्य कितना है? 100 रुपए। फिर 1 किलो गेहूं, 1 किलो गेहूं का जो मूल्य है वो मान ला हमने 22 रुपए। फिर चावल है, 1 किलो चावल है, उसका मूल्य मान लिया हमने 0 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन बढ़िए। 4 किलो प्याज तो 4x, 3 किलो गेहूं, और हाँ, ये रुपए कितने बने बेटा? 60 रुपए। देखिए, 1 किलो प्याज की कीमत x है, 4 किलो प्याज की 4x, 1 किलो गेहूं की कीमत 22 है, 3 किलो की 3 22, और हमारे पास जो चावल है 1 किलो का z है और 2 किलो चावल का 2z हो गया। अगला कौन सा है बेटा? 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं, 6 किलो चावल, 90 रुपए। ठीक, अब 6 किलो प्याज, गेहूं और चावल, इसकी कीमत कितनी है? 70 रुपए। तो बताना क्या है बेटा? 1 किलो का मूल्य प्रत्येक, प्याज का 1 किलो का मूल्य क्या है, गेहूं का 1 किलो का मूल्य क्या है, यानी और चावल का 1 किलो मूल्य, यानी यू हर एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो समीकरण प्राप्त हो गई, वही सेम है, बस इतनी सी चीज बढ़ गई, तो ऊपर लेट बढ़ गया और कुछ नहीं। तो यहां लिखेंगे समीकरण को आव्यूह रूप में लिखने पर, चलिए लिखते हैं। क्या है यहां? 4 3 2 2 4 6 6 2 3 x y z 60 90 और 70। इसको आप a मान सकते हैं, इसको x और इसको b। तीन हो रहा है बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग इस a वाला क्या है, एक को पहले सीधा लिख लें सारणी रूप में। चलिए लिखते हैं, कोई बात नहीं। a बराबर है कितना बेटा? 4 है, 3 है, 2 है, 2 है, 4 है, 6 है, 6 है, 2 है और 3 है। 4 3 2, 2 4 6 और 6 2 3। अब इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या है? 4 3 2 2 4 6 6 2 3। इसकी वैल्यू निकालना चाहते तो 4 बाहर, 4 3 12 माइनस 12, माइनस में ये बाहर, ये प्लस बना लिए, 2 3 6 माइनस 6 6 36 प्लस 2 बाहर
2 दूनी 4, माइनस 6 चौक 24, 4 0, यहाँ माइनस का 30 और ये 2 और माइनस का 20 हो गया। ये 0 हो जाएगा, ये 3 3 9 90 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, इसका मतलब 50। कितना आ गया? 50। मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 50। अब इसके हम लिखते हैं सभी सेकंड। ए के सभी सेकंड लिखने पर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, चलिए लिखते हैं। A11 पहली रो पहला कॉलम क्या है? 4 6, हाँ पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलिए क्या लिखना है? पहली रो पहला कॉलम 4 6 2 3, पहली रो दूसरा कॉलम 2 6 6 3, 2 6 2 6 6 3, पहली रो तीसरा कॉलम 2 4 2 4 और 6 2 6 2। इसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम 3 2 2 3 3 2 2 3 और इसके बाद है, थोड़ा ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, कोई नहीं दिक्कत नहीं है। 2 1 दूसरी रो 2 3 3 2, अब तीसरी रो दूसरा कॉलम 4 2 4 2 और 6 3। इसके बाद है दूसरी रो तीसरा कॉलम 4 3 6 2 4 3 6 2। अब तीसरी रो और तीसरी रो पहला कॉलम है 3 2 4 6 3 2 4 6 और इसके बाद है तीसरी रो दूसरा कॉलम 4 2 4 2 2 6 और आखिरी है तीसरी रो तीसरा कॉलम 4 3 और 2 4। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से थोड़ा, चलिए करा लीजिए। 4 3 12 माइनस 12 बराबर 0, यह माइनस बाहर है, 2 3 6 माइनस 36, ये बचा माइनस का 30, तो ये बाहर से आएगा तो प्लस का 30। ठीक है, सीन हो रहा है बेटे? चलिए यहाँ पर 2 दूनी 4 माइनस 6 चौक 24 बराबर माइनस का 20, यहाँ माइनस बाहर है, 3 3 9 माइनस 4 बराबर माइनस का 5 रह जाएगा और 4 3 12 माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। 4 दूनी 8 माइनस 6 3 18 माइनस का 10 बचेगा, लेकिन ये 10 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर है। ये 3 6 18 माइनस 8 बराबर 10 प्लस का हो जाएगा, माइनस बाहर है। 6 चौक 24 माइनस 4 बराबर 20 नहीं गलत हो गया, 1 मिनट, बराबर माइनस है 6 चौक 24 माइनस 4 कहेगा बच्चा माइनस का 20 और 4 चौक 16 माइनस 6 बराबर 10। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर शायद ले लिया होगा आपने। चलिए मैं इसको यहाँ से थोड़ा ड्रॉप करके वहां से लेता हूँ। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये बेटा याद रखना 60 90 70। ठीक है, चलिए चलिए देखिए क्या लिखते हैं हम लोग। ए के सभी सहखंडों
से बना आव्यूह। इसे कोई सी नाम दे दीजिए, मैंने कहा था आपसे। क्या है बेटा? 0 30 माइनस 20, 0 30 माइनस 20 माइनस 5, फिर क्या बेटा? 0 10 माइनस 5 0 10, फिर 10, फिर 10। कोई बात नहीं। अब बेटा एडजॉइंट, मैंने कहा सी पे डैश, एडजॉइंट ए बराबर सी पे डैश करेंगे तो 0 30 माइनस के 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 और 10, ये एडजॉइंट हो गया। अब आपको चाहिए ए इनवर्स, तो बेटे ए इनवर्स होती है 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। मॉड ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 50, 0 30 माइनस के 20 और ये माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 और 10, ये आपका ए इनवर्स हो गया। ठीक है, अब आपको वो जो फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, फिर उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा। चलिए यहां से थोड़ा सा आप ध्यान दे लें, और मैं समझता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको फार्मूला बताया था ए एक्स बराबर बी, तो बेटा एक्स बराबर क्या हो गया? ए इनवर्स बी। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स वाई और जेड, ये कितनी है? 1/50। 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 और 10। बी की वैल्यू बेटा कितनी है? 60 90 और 70। ठीक, कोई बात नहीं। एक्स वाई और जेड 1/50। चलिए गुणा कराइए आप। गुणा में थोड़ा ध्यान दीजिए, इसकी ऐसे ऐसे होगी तो 0 9 पंजे 45 यानी 450, ये हो गया आपका 700। पहले की निपट गई, दूसरी देंगे 3 छक 1800, 1800 हो गए, ये इज वेल एज 0 और माइनस के हो गए आपके 1400। इसको कराइए माइनस के 1200 प्लस 900 और ये इसमें होगी प्लस के 700। एक्स बाई जेड 1/50। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये आपके हो गए 250 बेटा, यहाँ कितने रह गए? 400, और यहाँ कितने बचे? 16 12 400 बचे। ठीक है, जब कोई बाहर लिखा होता है तो उसकी मल्टीप्लाई सभी में होगी, तो जब इसकी मल्टीप्लाई 250/50, मतलब 0 कैंसिल 5। ठीक है, यहाँ फिर 8 और यहाँ भी 8। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक तो शायद समझ में आ रहा होगा। अब आगे लिख दी तुलना करने का। तुलना करने पर, चलिए बेटे तुलना करते हैं। बस हो चुका है क्वेश्चन, थोड़ी तुलना रह गई है, तुलना करा लीजिएगा, और मैं समझता हूं शायद समझ में भी आपको आ रहा होगा। और चलिए वीडियो में आप रोक के अपना देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्स बराबर कितना है बेटा? 5 8 और जेड बराबर 8, यानी कि ये यहाँ रुपए आंसर दे सकते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यानी कि एक्स की वैल्यू 5 रुपए प्रति किलो है, बाई की वैल्यू यानी कि गेहूं का मूल्य कितना है? 8 रुपए किलो, और चावल का मूल्य भी 8 रुपए किलो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि आपको इस पूरी मैट्रिक्स में या डिटरमिनेंट में किसी में कहीं से कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। यदि इसके अतिरिक्त भी आपको कहीं प्रॉब्लम पैदा हो रही है, उत्पन्न हो रही है, आप हमारे चैनल पर कमेंट करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा और आपकी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूंगा।
और देखिए, अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखो, लाइक से क्या होता है कि हम लोगों को एक मोटिवेशन प्राप्त होता है कि हम सही पढ़ा रहे हैं, और आपके कमेंट से हमें एक प्रकार से हम इंडिकेट रहते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ सुधार की जरूरत है। तो इसलिए प्लीज आप हमको हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें।